धारण नगरी एक ऐसा समृद्ध राज्य था जहाँ चारों ओर खुशहाली और शांति का वातावरण था। उस राज्य पर राजा खड़ग सेना का शासन था। वे एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ न्यायप्रिय शासक भी थे। दूर दूर के राज्यों में उनकी वीरता और निष्पक्ष न्याय की मिसाल दी जाती थी। उनकी धर्मपत्नी रानी रूपमती रूप और गुण दोनों में अद्वितीय थी। उनका स्वभाव इतना सरल और पवित्र था कि पूरी प्रजा उनका सम्मान और अपनी माँ के समान करती थी। उनके 2 पुत्र थे, रूप और बसंत। दोनों राजकुमार अपने माता-पिता की ममता और स्नेह में बड़े हो रहे थे। राजमहल में हर ओर सुख और हँसी का माहौल था, लेकिन नियति को शायद ये सुख अधिक समय तक स्वीकार नहीं था। एक दिन अचानक रानी रूपमती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उनके अस्वस्थ होने की खबर फैलते ही पूरे महल की रौनक जैसे पल भर में गायब हो गई। राजा खड़ग सेना ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई कमी नहीं छोड़ी। दूर-दराज के प्रसिद्ध वैद्यों और हकीमों को राजमहल बुलाया गया। तरह-तरह की औषधियाँ दी गई, अनेक उपचार किए गए, लेकिन कोई भी रानी की बीमारी का कारण समझ नहीं पाया। समय बीतता गया और उनकी हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती चली गई। शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता गया और चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी। एक दोपहर रानी अपने कक्ष में निठाल लेटी थी। उनकी निगाह खिड़की से बाहर महल के विशाल उद्यान में खड़े एक पुराने वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष की ऊंची डाल पर एक छोटा-सा घोंसला था। उसमें एक चिड़िया और उनके 2 नन्हे बच्चे रहते थे। जब भी रानी उन्हें देखती, उनके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान आ जाती। वो मन ही मन सोचती, सचमुच परिवार का सुख संसार का सबसे बड़ा सुख है। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वह चिड़िया अब जीवित नहीं रही, चिड़ा अकेला ही रह गया था। समय बीतने पर वह दूसरी चिड़िया को अपने साथ ले आया। ये देखकर रानी ने गहरी सांस ली और सोचा शायद यही संसार का नियम है। एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा नया अध्याय शुरू हो जाता है। परंतु एक दिन उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य आया जिसने उनकी आत्मा तक को झंझोर दिया। चिड़ा भोजन की तलाश में घोंसले से बाहर गया हुआ था। तभी नई चिड़िया ने उन दोनों मासूम बच्चों को घोंसले से नीचे धक्का दे दिया। नन्हे पंछी जमीन पर गिरते ही तड़प-तड़प कर मर गए। ये दृश्य देखकर रानी रूपमती का कलेजा काँप उठा। उनकी आंखें नम हो गई और मन में एक के बाद एक अनगिनत आशंकाएं जन्म लेने लगी। उन्होंने सोचा, क्या मेरी भी अंत निकट है? यदि ऐसा हुआ तो क्या महाराज भी किसी दूसरी रानी को महल ले आएंगे? और यदि ऐसा हुआ तो क्या वो मेरे रूप और बसंत को अपना पाएगी या फिर इन मासूम पक्षियों की तरह उनसे भी बेरुखी करेगी? ये विचार आते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब उन्हें अपनी बीमारी से ज़्यादा चिंता अपने दोनों बेटों के भविष्य की सताने लगी। उनके मन में बार-बार यही प्रश्न उठ रहा था, यदि मैं इस दुनिया से चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्होंने तुरंत रूप और बसंत को अपने पास बुलाया। दोनों राजकुमार दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे और उनके दोनों ओर बैठ गए। रानी ने उन्हें सीने से लगा लिया, उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मेरे लाल, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। चाहे मैं इस संसार में रहूँ या न रहूँ, लेकिन तुम दोनों हमेशा एक-दूसरे का हाथ थामे रखना। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कभी अलग मत होना। माँ की बातें सुनकर रूप घबरा गया। उसने उनकी ओर देखते हुए कहा, माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगी हैं, है ना? बसंत भी मासूमियत से बोला, हाँ माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हमें फिर से आपके साथ खेलना है। दोनों बेटों की भोली बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंसू छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उनके मन की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता था। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी दासी को राजा खड़क सेना को बुलाने भेजा। दासी भागते हुए राज दरबार पहुंची और बोली, महाराज, महारानी की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। ये सुनते ही राजा बिना एक पल गंवाए महल की ओर दौड़ पड़े। जैसे-जैसे वो रानी के कक्ष के निकट पहुंच रहे थे, उनके मन में किसी अनहोनी की चिंता और गहरी होती जा रही थी। कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि रानी आशंका में खोई हुई थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजा तुरंत उनके पास बैठे और
उनका हाथ अपने हाथों में लिया और भावुक स्वर में बोले, रानी हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूँढ कर आऊँगा। तुम अवश्य स्वस्थ हो जाओगी। रानी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, अब मुझे अपने अंत का आभास होने लगा है, लेकिन इस बीमारी से जाने से पहले मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ। राजा ने उनकी ओर देखते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत करो। फिर भी यदि तुम्हारे मन को शांति मिले तो मैं तुम्हें वचन देने को तैयार हूँ। तब तक रानी ने उन्हें उस चिड़िया और उसके बच्चों की पूरी घटना सुनाई, फिर काँपती आवाज़ में बोली, यदि मेरे बाद कभी ऐसा समय आए तो मुझसे वादा कीजिए कि आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मुझे अपनी मृत्यु का दुःख नहीं है, लेकिन मेरे रूप और बसंत की चिंता मुझे हर पल सताती है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी सौतेली माँ की उपेक्षा सहनी पड़े। राजा खड़गसेना ने बिना एक क्षण की देरी किए दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी, जब तक मेरे प्राण हैं मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। मैं स्वयं अपने दोनों पुत्रों का पालन-पोषण करूँगा और उन्हें किसी बात की कमी नहीं होने दूँगा। राजा के ये शब्द सुनते ही रानी रूपवती के चेहरे पर अद्भुत संतोष और शांति छा गई, मानो उनकी आत्मा इसी वचन की प्रतीक्षा कर रही थी। अगले ही पल उन्होंने अंतिम बार राजा की ओर देखा, उनके ओठ पर हल्की-सी मुस्कान आई और उनकी साँसें हमेशा के लिए थम गईं। रानी रूपमती के प्राण निकलते ही राजा खड़गसेना पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें लगा मानो उनकी पूरी दुनिया एक पल में ही बिखर गई हो। वे अपनी प्रिय रानी के निर्जीव शरीर से लिपटकर फूट-फूट कर रोने लगे। रानी रूपवती के देह त्यागते ही पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। महल की दीवारें तक मानो मातम मना रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। रूप और बसंत अपनी माँ के पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलख-बिलख कर रो रहे थे। मासूम बच्चों को बस इतना समझ आ रहा था कि उनकी माँ अब कभी उन्हें गोद में नहीं बिठाएगी। भारी मन से राजा खड़गसेना ने राजकीय रीति-रिवाजों के साथ रानी का अंतिम संस्कार कराया। उस दिन के बाद जैसे उनकी जिंदगी बदल गई। उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। पहले जहाँ वो पूरे उत्साह के साथ राज्य का संचालन करते थे, अब उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। कई-कई दिन तक वो दरबार में नहीं जाते और यदि कभी पहुँच भी जाते तो घंटों चुपचाप सिंहासन पर बैठे रहते, न किसी से बात करते, न किसी निर्णय में रुचि लेते। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा, दिन महीनों में बदल गए, लेकिन राजा के हृदय का घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपने राजा की ये दशा देखकर मंत्री और वजीर भी गहरी चिंता में रहने लगे। एक दिन सभी मंत्रियों ने विचार-विमर्श करने के बाद राजा के सामने अपनी बात रखी। एक मंत्री विनम्र स्वर में बोला, महाराज, बीती बातों को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जीवन किसी के जाने से रुकता भी नहीं। हमारी आपसे विनती है कि आप दूसरा विवाह कर लें। शायद एक नई रानी के आने से आपके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आए। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ये कभी संभव नहीं। मैंने अपनी अंतिम सांसें गिन रही रानी से वचन दिया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अपने वचन से पीछे हटना मेरे लिए मृत्यु के समान है। तभी दूसरे मंत्री ने कहा, महाराज, हम आपकी पीड़ा समझते हैं, लेकिन एक बार अपने बारे में नहीं, उन दोनों मासूम राजकुमारों के बारे में सोचिए। उन्हें इस उम्र में माँ के स्नेह की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि महल में नई रानी आएगी तो शायद उन्हें फिर से माँ का प्यार मिल सके। मंत्रियों ने कई दिनों तक राजा को समझाया। अंततः अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए राजा का मन डगमगा गया। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अनिच्छा से दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उन्हें विश्वास था कि नई रानी रूप और बसंत को अपनी संतान की तरह अपनाएगी। कुछ समय बाद राजा का विवाह चंद्रिका नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री से हुआ। लेकिन उसके सुंदर चेहरे के पीछे छिपे स्वभाव से कोई परिचित नहीं था। जब चंद्रिका पहली बार महल में आई तभी रूप और बसंत उत्सुकता से अपने पिता के पास पहुंचे। पिताजी, ये कौन है? दोनों ने एक साथ पूछा। राजा मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोले, बेटा, ये अब तुम्हारी नई माँ है। इतना सुनते ही दोनों बच्चों की आंखें चमक उठी। उनके मन में अनगिनत सपने जाग उठे। उन्हें लगा कि अब फिर कोई उन्हें प्यार से दुलार करेगा, कहानियाँ सुनाएगा, उनकी शरारतों पर मुस्कुराएगा और उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने देगा। यही सोचकर दोनों खुशी-खुशी चंद्रिका के कक्ष में पहुँचे। माँ
दोनों ने एक साथ पुकारा, लेकिन अगले ही पल चंद्रिका का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वो तेज आवाज में बोली, खबरदार, मुझे माँ कहने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ मर चुकी है और आज के बाद बिना मेरी अनुमति इस महल में कदम रखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी कठोर बातें सुनकर दोनों बच्चों की आंखों में आंसू बह निकले। बिना कुछ कहे वे सिर झुकाकर वहां से लौट आए। जब राजा ने उन्हें रोते हुए बाहर निकलते हुए देखा तो वो तुरंत चंद्रिका के पास पहुंचे। रानी, आखिर बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया कि वे रोते हुए लौटे? चंद्रिका ने बेरुखी से कहा, राजन, मैं साफ साफ कह देती हूँ, आज के बाद ये दोनों न मेरे कक्ष में आएंगे और न ही मेरे महल के आसपास दिखाई देंगे। इनके रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने क्या कर दिया? जिस वचन से मैंने अपनी पत्नी को विदा किया था, उसी वचन को तोड़कर मैंने अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ दिया? लेकिन तभी चंद्रिका ने राजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस इन बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहती हूँ। यदि मैं अभी से इतनी कठोर नहीं रहूंगी तो ये आगे चलकर बिगड़ जाएंगे। राजा कुछ नहीं बोले, वह रात भर सो नहीं सके। उन्हें बार-बार रूपमती का चेहरा याद आता रहा। उन्हें अपनी पत्नी के अंतिम शब्द याद आए, मेरे बच्चों को किसी सौतेली माँ की उपेक्षा सहनी न पड़े। अगली सुबह राजा ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। रूप और बसंत चुपचाप उनके सामने आकर खड़े हो गए। राजा ने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। बेटा, अगर रानी ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसका बुरा मत मानना। वह नई है, शायद उसे महल और तुम्हारी आदत समझने में समय लगेगा। रूप ने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, हमने तो बस उन्हें माँ कहा था। राजा की आंखें नम हो गई। मुझे पता है बेटा। बसंत ने मासूमियत से पूछा, क्या हम उन्हें कभी माँ नहीं कह पाएंगे? राजा के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने बसंत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन समय सब ठीक करने वाला नहीं था। चंद्रिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे राजकुमारों से कोई स्नेह नहीं था। वह केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि राजा का विश्वास पूरी तरह उसके हाथ में आ जाए। कुछ ही दिनों में उसने महल के सेवकों को भी अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। जो सेवक पहले दोनों राजकुमारों का सम्मान करते थे, वे अब चंद्रिका के भय से उनसे दूरी बनाने लगे। उनके भोजन में कमी की जाने लगी, उनके वस्त्र समय पर नहीं पहुँचते, कभी उनके अध्ययन का समय बदल दिया जाता तो कभी उन्हें बिना कारण महल के छोटे-मोटे कामों में लगा दिया जाता था। लेकिन दोनों भाई एक-दूसरे का सहारा बने रहे। रूप बड़ा था, वह हर कठिनाई में बसंत को अपने पीछे कर लेता और कहता, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। बसंत भी अपने भाई का हाथ पकड़कर कहता, और मैं भी तुम्हें भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों को क्या पता था कि यही वचन आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। एक रात राजमहल के पीछे स्थित पुराने भंडार गृह में चंद्रिका किसी गुप्त रूप से मिलने पहुंची। वहां पहले से ही एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, रानी, क्या राजकुमारों को रास्ते से हटाने का समय आ गया? चंद्रिका ने चारों ओर देखकर कहा, अभी नहीं। राजा का मन पूरी तरह मेरे नियंत्रण में आना बाकी है। वह व्यक्ति बोला, लेकिन जब तक दोनों राजकुमार जीवित हैं, आपका अपना पुत्र कभी सिंहासन का अधिकारी नहीं बन सकता। चंद्रिका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है, इसलिए उन्हें मारना नहीं है। उन्हें ऐसा गायब करना है कि पूरा राज्य उन्हें मृत समझे। तभी अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। दोनों चौंक गए। चंद्रिका ने तुरंत दीपक बुझा दिया। कुछ क्षण तक अंधेरा छाया रहा, फिर कदमों की आवाज दूर चली गई। चंद्रिका ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर कोई तीसरा व्यक्ति उसकी सारी बातें सुन चुका था। वह व्यक्ति तेजी से अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। अगले दिन राजमहल में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह राजा के पास खबर पहुंची कि राजकुमार रूप और बसंत महल के पुराने उद्यान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा तुरंत घबरा गए। सैनिकों को चारों ओर भेज दिया गया। पूरा महल छान मारा गया, लेकिन दोनों भाइयों का कोई पता नहीं चला। चंद्रिका ने आंखों में नकली आंसू भरकर कहा, महाराज, पता नहीं वे कहाँ चले गए।
शायद उन्हें मेरी डांट बुरी लगी और वे महल छोड़कर चले गए। राजा ने उसे घूर कर देखा। पहली बार उनके मन में चंद्रिका को लेकर एक संदेह जन्मा, लेकिन उसी समय महल के द्वार पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, जंगल के रास्ते पर हमें ये मिला है। राजा ने कपड़ा हाथ में लिया और वह रूप का था। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी चंद्रिका ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अब रास्ता साफ है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय जंगल की एक गुफा में रूप और बसंत जीवित थे, और उनके पास एक ऐसा व्यक्ति था जो उनकी मां की मृत्यु का रहस्य जानता था। राजमहल में यह खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। दोनों राजकुमार लापता हैं। राजा खड़क सेना ने सैनिकों की एक टुकड़ियां जंगल की ओर रवाना कर दी। वे स्वयं भी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। उनके मन में बार बार यही विचार उठ रहा था कि कहीं उनके बच्चों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। दूसरी ओर चंद्रिका अपने कक्ष में बैठी बाहर से चिंतित होने का अभिनय कर रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसे विश्वास था कि अब दोनों राजकुमार कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन जंगल के उस हिस्से में जहां आम सैनिकों की पहुंच अभी भी नहीं हुई थी, एक पुरानी गुफा के भीतर रूप और बसंत सचमुच जीवित थे। दोनों डरे हुए एक दूसरे से चिपके बैठे हुए थे। के सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था जिसकी दाढ़ी कमर तक पहुंचती थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। रूप ने सावधानी से पूछा, आप कौन हैं और हमें यहाँ क्यों लाए हैं? वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, डरो मत राजकुमारों। यदि मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो आज तुम दोनों चंद्रिका के षड्यंत्र का शिकार हो चुके होते। बसंत ने घबरा कर कहा, लेकिन हमारी माँ, हमारी सौतेली माँ हमें क्यों नुकसान पहुँचाना चाहती है? वृद्ध ने कुछ पल दोनों को देखा और फिर बोला, क्योंकि उसकी नज़र केवल तुम दोनों पर नहीं, धारण नगरी के सिंहासन पर है। रूप के चेहरे पर चिंता छा गई, लेकिन हमारे पिता तो राजा हैं, उनके रहते सिंहासन की चिंता क्यों? वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि चंद्रिका चाहती है कि उसके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र भविष्य में राजा बने। जब तक तुम दोनों जीवित हो, राजगद्दी पर तुम्हारा अधिकार सबसे पहला रहेगा। दोनों भाई कुछ देर तक चुप रहे। रूप ने पूछा, लेकिन आप सब यह कैसे जानते हैं? वृद्ध ने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को जानता था। यह सुनते ही दोनों भाई उसके पास आ गए। आप हमारी माँ को जानते थे? वृद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की मृत्यु केवल बीमारी के कारण नहीं हुई थी। रूप और बसंत जैसे पत्थर के हो गए। रूप ने कांपते हुए पूछा, क्या आप कह रहे हैं? वृद्ध ने अपनी कमर में बांधी छोटी सी थैली खोली और उसमें से एक पुरानी शीशी निकाली। तुम्हारी माँ की बीमारी के दौरान मैंने भी उन्हें देखा था। उनकी बीमारी के लक्षण मुझे किसी सामान्य रोग जैसे नहीं लगे थे। मैंने राजा को सावधान करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूप ने शीशी की ओर देखते हुए पूछा, तो क्या किसी ने हमारी माँ को नुकसान पहुंचाया था? वृद्ध ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। मुझे संदेह था, प्रमाण नहीं था। बसंत की आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको सब पता था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वृद्ध की आंखें नम हो गई, क्योंकि मैं जानता था कि सच सामने लाने के लिए वो केवल साहस नहीं, सही समय भी चाहिए, और वह समय अब आया है। उसी समय गुफा के बाहर घोड़े की दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वृद्ध ने तुरंत दोनों बच्चों को पीछे हटने का संकेत किया। कुछ सैनिक गुफा के पास से गुजरे और वे राजकुमारों को खोज रहे थे। एक सैनिक बोला, राजा ने आदेश दिया है कि जंगल का एक कोना भी बाकी नहीं रहना चाहिए। दूसरा बोला, अगर राजकुमार जीवित हैं तो उन्हें जल्द ढूंढना होगा। सैनिकों के जाने के बाद वृद्ध ने कहा, तुम दोनों अभी अपने पिता के पास वापस नहीं जा सकते। रूप ने तुरंत कहा, लेकिन पिताजी हमें खोज रहे होंगे। हाँ, वृद्ध बोला, और यही बात तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। चंद्रिका को पता है कि राजा तुम्हें खोजने के लिए पूरे राज्य को उलट पुलट कर देंगे। वह अब कोई नया षड्यंत्र रचेगी। रूप ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हम क्या करें? वृद्ध ने कहा, तुम दोनों को पहले यह जानना होगा कि तुम्हारी माँ ने मृत्यु से पहले ऐसा क्या देखा था जिसके कारण उन्हें अपने बच्चों की चिंता होने लगी थी।
बसंत ने अचानक बोला, वो चिड़िया। वृद्ध ने उसकी ओर देखा, कौन सी चिड़िया? बसंत ने अपनी माँ की बात याद करते हुए सारी घटना सुना दी। वृद्ध ध्यान से सुनता रहा, फिर उसने कहा, यही वह संकेत है जिसकी मुझे तलाश थी। रूप ने हैरानी से पूछा, लेकिन एक चिड़िया की घटना का हमारी माँ की बीमारी से क्या संबंध हो सकता है? वृद्ध ने कहा, शायद सीधा संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ ने उस घटना में कुछ ऐसा देखा था जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। उसने दोनों भाइयों को गुफा की दीवार पर बने एक पुराने चित्र के सामने ले जाकर खड़ा किया। चित्र में एक बड़ा वृक्ष बना था। उसकी एक शाखा पर दो पक्षी और उनके बच्चे बने थे। बसंत ने चित्र देखते ही कहा, ये तो बिल्कुल हमारे महल के बगीचे वाले पेड़ जैसा है। वृद्ध ने सिर हिलाया, क्योंकि वह साधारण पेड़ नहीं था। रूप ने पूछा, तो क्या खास था उसमें? वृद्ध ने कहा, बहुत वर्षों पहले उस पेड़ के नीचे एक औषधीय वनस्पति उगती थी। उसके फूल और पत्तियों का उपयोग कुछ विशेष औषधियों में किया जाता था, लेकिन गलत तरीके के प्रयोग करने पर वही वनस्पति शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर सकती थी। रूप के चेहरे पर भय उभर आया। क्या हमारी माँ को उसी से? वृद्ध ने कहा, मैं अभी कुछ निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारी माँ की बीमारी और उस पेड़ के आसपास कई कुछ घटनाएं मुझे संदेह करने पर मजबूर करती है। उधर राजमहल में राजा खड़ग सेना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन बीत चुके थे, लेकिन दोनों राजकुमारों का कोई पता नहीं था। राजा ने दरबार बुलाया, जब तक मेरे पुत्र नहीं मिलते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पूरे राज्य में उनकी खोज की जाए। तभी चंद्रिका ने धीरे से कहा, महाराज, यदि वे स्वयं राज्य छोड़कर चले गए हों तो? राजा ने उसकी ओर देखा, मेरे पुत्र बिना बताए कभी कहीं नहीं जा सकते। चंद्रिका ने सिर झुका लिया, लेकिन उसी समय दरबार के एक बूढ़े मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? राजकुमारों के गायब होने से एक रात पहले महल के पीछे के भंडार गृह में किसी के जाने की खबर मिली थी। चंद्रिका का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। राजा ने तुरंत पूछा, कौन गया था? मंत्री ने कहा, अभी तक पता नहीं चला। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि भंडार गृह की तलाशी ली जाए। चंद्रिका ने बात बदलते हुए कहा, महाराज, इस समय बच्चों को खोजने की आवश्यकता है। पुरानी बातों में समय नष्ट करने से क्या लाभ? राजा ने पहली बार उसकी बात काट दी। नहीं रानी, आज हर बात की जांच होगी। चंद्रिका के चेहरे पर चिंता की रेखा उभर आई। उधर जंगल में वृद्ध ने दोनों भाइयों को बताया कि अब उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाना होगा। रास्ते में रूप ने पूछा, बाबा, अगर हम अपने पिता को सब सच बता देंगे तो? वृद्ध ने कहा, सच बताना आवश्यक है, लेकिन उससे पहले प्रमाण जुटाना होगा। बसंत ने मासूमियत से पूछा, और अगर प्रमाण नहीं मिला? वृद्ध मुस्कुराया, तब तुम्हारी माँ की एक पुरानी निशानी तुम्हारी मदद करेगी। उन्होंने अपनी थैली से एक छोटा चांदी का डिब्बा निकाला। रूप ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी अंगूठी थी। अंगूठी के भीतर एक बहुत छोटा निशान बना था, एक पंछी और उसके दो बच्चे। बसंत ने आश्चर्य से कहा, ये वही चिड़िया है? वृद्ध ने कहा, तुम्हारी माँ ने यह अंगूठी मुझे बहुत साल पहले दी थी। उन्होंने कहा था, यदि कभी उनके बच्चों को मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं यह निशानी उन्हें दिखाऊं। रूप की आंखों में आंसू आ गए। माँ को शायद पहले से किसी खतरे का एहसास था। वृद्ध ने सिर हिलाया, हाँ, और शायद उन्होंने तुम्हारे पिता को सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनके पास प्रमाण नहीं था। तभी दूर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। वृद्ध ने तुरंत बच्चों को झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। कुछ देर के बाद एक आदमी वहां पहुंचा। वह महल का वही सेवक था जिसे राजा ने जंगल में खोज के लिए भेजा था, लेकिन उसके हाथ में तलवार थी और वह सैनिकों की तरह राजकुमारों को खोज नहीं रहा था। वह इधर-उधर देखकर किसी को ढूंढ रहा था। अचानक उसने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारों, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रूप को संदेह हुआ। वृद्ध ने उसे संकेत किया कि शांत रहे। कुछ देर के बाद वह आदमी वहां से चला गया।
रूप ने पूछा, क्या वह हमें बचाने आया था? वृद्ध ने कहा, नहीं, वह तुम्हें ढूंढने नहीं, यह पता लगाने आया था कि तुम अभी जीवित हो या नहीं। रूप समझ गया कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात तीनों जंगल के भीतर एक पुराने आश्रम की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे कोई और उनका पीछा कर रहा है। वह व्यक्ति दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसने धीरे से कहा, राजकुमारों को बचाने वाला आखिर मिल ही गया। अब चंद्रिका को यह खबर देनी होगी। लेकिन उसके जाने से पहले एक आवाज आई, किसे खबर दोगे? वह व्यक्ति पलटा। के सामने राजा खड़ग सेना के सामने विश्वसनीय सैनिक खड़े थे। सैनिक ने तलवार निकालते हुए कहा, अब तुम राजा के सामने सब सच बताओगे। वह आदमी डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी जंगल के अंधेरे से एक और आवाज आई, अगर इसे पकड़ लिया तो राजकुमार कभी अपने पिता तक नहीं पहुंच पाएंगे। सैनिक ने पीछे मुड़कर देखा, वहां चंद्रिका का विश्वास पात्र मंत्री खड़ा था। अब मामला केवल सौतेली माँ के षड्यंत्र तक सीमित नहीं था। राजमहल के भीतर कई लोग इस साजिश में शामिल थे, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर चंद्रिका को इतना बड़ा षड्यंत्र रचने की ताकत कौन दे रहा था। उधर राजा खड़ग सेना को भी अब एहसास होने लगा कि उनके दोनों पुत्र गायब होना कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने अपने पुराने राजवैद्य को बुलाया और पूछा, रानी रूपमती की बीमारी के समय तुमने क्या देखा था? राजवैद्य कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, महाराज, उस समय मैं आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, आज जो भी जानते हो सब बताओ। राजवैद्य ने कांपती आवाज में कहा, राजरानी रूपमती को जो औषधि दी जा रही थी, उसमें एक ऐसी वस्तु मिली थी जो उनके शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर सकती थी। राजा की आंखें फैल गई। क्या? राजवैद्य ने सिर झुका लिया। लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वह वस्तु औषधि में किसने मिलाई थी। राजा ने मुट्ठी भींच ली। उन्हें अचानक चंद्रिका की पहली मुलाकात, उसके बदलते व्यवहार और अब अपने दोनों पुत्रों गायब होने की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, चंद्रिका के कक्ष की तलाशी ली जाए। सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन चंद्रिका पहले ही महल से गायब हो चुकी थी और उसके कक्ष में केवल एक वस्तु मिली, रूपमती की वही चांदी की अंगूठी जिस पर पंछी और उसके दो बच्चों का निशान बना था। राजा ने अंगूठी को हाथ में लिया और उनकी आंखों के सामने रानी रूपमती का चेहरा घूम गया। अब उन्हें समझ में आ चुका कि जिस वचन को निभाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी, उसी निर्णय ने शायद उनके बच्चों और उनकी पहली रानी दोनों के जीवन को खतरे में डाल दिया था। लेकिन चंद्रिका कहाँ गई? उसके साथ कौन था? और क्या रूप और बसंत समय रहते अपने पिता तक पहुंच पाएंगे? इन सवालों का जवाब जंगल की उस रात में छिपा था, जहां एक पुराना रहस्य अब खुलने वाला था। राजा खड़ग सेना के हाथ में रानी रूपमती की वही चांदी की अंगूठी थी जिस पर एक पंछी और उसके दो बच्चों का निशान बना था। उस अंगूठी को देखते ही राजा के मन में बरसों पुरानी वह रात जीवित हो उठी, जब रूपमती ने मृत्यु के कुछ क्षण पहले उनसे वचन लिया था। उन्हें याद आया कि रानी ने उस चिड़िया की घटना का उल्लेख करते हुए कितनी चिंता से कहा था, महाराज, मेरे बच्चों को किसी सौतेली माँ की उपेक्षा मत सहने देना। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में अपराध बोध भर गया। उन्होंने स्वयं से कहा, रूपमती, मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैंने तुम्हें आश्वासन दिया था कि हमारे बच्चों को कभी अकेला नहीं होने दूंगा, लेकिन आज वही बच्चे मुझसे दूर हैं। तभी दरबार का वृद्ध मंत्री दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, रानी के कक्ष की तलाशी के दौरान एक गुप्त संदूक मिला है। राजा तुरंत उसके साथ चले गए। संदूक के भीतर कुछ पुराने पत्र, औषधियों की पर्चियां और एक छोटा कपड़े का टुकड़ा था। राजा ने पत्र खोला। वह रानी रूपमती की लिखावट थी। पत्र में लिखा था, यदि कभी मेरे साथ कोई अनहोनी हो
और मेरे बच्चों को मेरी मृत्यु के बाद संकट घेर ले तो इस पत्र को उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो वर्षों से राजमहल के पुराने उद्यान की देखभाल करता है। वही उस पेड़ और उस औषधि का रहस्य जानता है। राजा ने तुरंत पूछा, महल के पुराने उद्यान का माली कहाँ है? सैनिकों ने खोज शुरू की, लेकिन पता चला कि वह माली भी पिछले कुछ दिनों से लापता था। राजा समझ गए कि कोई बहुत सोच समझकर पुराने सारे निशान मिटा रहा है। उसी समय एक सैनिक हाँफता हुआ आया, महाराज, जंगल के रास्ते में हमें चंद्रिका की पालकी के पहिए के निशान मिले हैं। राजा ने तुरंत घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि चंद्रिका अकेली नहीं भागी थी। जंगल की दूसरी ओर वह उसी व्यक्ति से मिल रही थी जो उसके षड्यंत्र में उसका साथ दे रहा था। वह व्यक्ति कोई साधारण सेवक नहीं बल्कि राजा का पुराना सेनापति वीरभद्र था। वर्षों पहले वीरभद्र ने राजा से किसी अपराध के कारण अपना पद खो दिया था। तब से उसके मन में राजा के प्रति बदले की आग थी। चंद्रिका ने उससे कहा, अब राजा को सब पता चलने वाला है, हमें जल्दी करनी होगी। वीरभद्र बोला, राजकुमार, हमारे हाथ लग जाए तो राजा कमजोर पड़ जाएगा, फिर राज्य पर अधिकार करना आसान होगा। चंद्रिका ने कहा, राजकुमार अभी उस वृद्ध साधु के पास है, उन्हें खोजो। वीरभद्र ने उत्तर दिया, मुझे रास्ता पता है, लेकिन उससे पहले हमें राजा को गलत दिशा में भेजना होगा। उसी समय आश्रम में रूप, बसंत और वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने दोनों भाइयों से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने पिता के पास लौटो। रूप ने पूछा, क्या हम सच बता दें? साधु ने कहा, सच बताओगे, लेकिन भावनाओं में आकर नहीं, प्रमाण के साथ। उसने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें कुछ सूखे फूल, औषधियों की पत्तियां और एक पुरानी डायरी थी। डायरी रानी रूपमती की थी। उसमें उन्होंने अपनी बीमारी के दिनों की बातें लिखी थी। एक जगह लिखा था, मुझे लगता है कि मेरी बीमारी केवल बीमारी नहीं है। जब से राजमहल के उद्यान में नई औषधि लगाई गई है, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। अगली पंक्ति पढ़ते ही रूप की सांस रुक गई। आज मैंने देखा कि मेरी दासी के हाथ से औषधि की शीशी किसी ने बदल दी। मैंने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके वस्त्रों पर चंद्रिका के मायके के राज्य का निशान था। रूप ने कहा, लेकिन चंद्रिका तो माँ की मृत्यु के बाद हमारे जीवन में आई थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही इस रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है। बसंत ने पूछा, क्या चंद्रिका माँ को पहले से जानती थी? साधु ने कहा, शायद, और शायद तुम्हारी माँ को इसकी भनक लग गई थी। उसी समय आश्रम के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। वृद्ध साधु ने तुरंत समझ लिया कि खतरा पहुंच चुका है। उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम के पीछे बने गुप्त रास्ते से बाहर भेज दिया। तुम दोनों नदी के किनारे जाओ, वहां तुम्हें राजा के विश्वसनीय सैनिक मिलेंगे। रूप ने पूछा, और आप? साधु मुस्कुराया, मैं उन्हें रोकूंगा। दोनों भाई भागते हुए जंगल के भीतर चले गए। कुछ ही देर बाद वीरभद्र अपने सैनिकों के साथ आश्रम में पहुंचा। उसने तलवार निकालकर कहा, राजकुमार कहाँ है? साधु ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। वीरभद्र ने क्रोध में तलवार उठाई, लेकिन तभी बाहर से सैनिकों की आवाज़ सुनाई दी। राजा खड़ग सेना ने आश्रम को घेर लिया था। वीरभद्र घबरा गया। उसने पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा स्वयं आश्रम में पहुंचे। वृद्ध साधु ने उनके सामने सिर झुकाया। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुम राजवैद्य देवदत्त के साथ काम करने वाले ही वैद्य हो? साधु ने कहा, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, मेरे बच्चों को तुमने बचाया? हाँ। और मेरी रानी की बीमारी के बारे में तुम्हें क्या पता था? साधु ने सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि रानी रूपमती को धीरे धीरे कमजोर करने वाली औषधि किसी ने उनके उपचार में मिलाई थी, लेकिन यह षड्यंत्र केवल एक व्यक्ति का नहीं था। चंद्रिका के पिता का पूरा राज्य कभी राजा खड़ग सेना से युद्ध में हार गया था। उस युद्ध के बाद चंद्रिका के परिवार ने बदला लेने की शपथ ली थी। चंद्रिका को वर्षों पहले धारण नगरी में भेजा गया था।
उसका उद्देश्य राजा का विश्वास जीतना और राज परिवार को भीतर से कमजोर करना था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रानी रूपमती इतनी जल्दी उसके इरादों को भांप लेगी। रानी की बीमारी का रहस्य खुलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रिका ने फिर राजा की कमजोरी का लाभ उठाकर उनसे विवाह किया और राजकुमारों को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। राजा की आंखों में क्रोध भर गया। उन्होंने कहा, तो मेरी रानी की मृत्यु। साधु ने सिर झुका लिया। महाराज, प्रमाण अभी अधूरा है, लेकिन वीरभद्र के पास वह औषधि मौजूद थी जिसका उपयोग रानी को दी जाने वाली दवा में किया गया था। राजा ने वीरभद्र की ओर देखा। चंद्रिका कहाँ है? वीरभद्र चुप रहा। तभी सैनिकों को उसकी कमर से एक छोटा संदेश मिला। संदेश में लिखा था, राजकुमारों को नदी के पार ले जाओ, मैं पुराने किले में मिलूंगी। राजा ने तुरंत नदी की ओर सैनिक भेजे। उधर रूप और बसंत नदी के किनारे पहुंच चुके थे, लेकिन वहां उन्हें कोई सैनिक नहीं मिला। इसके बजाय चंद्रिका स्वयं खड़ी थी। उसने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम दोनों यहाँ पहुँच ही गए। रूप तुरंत बसंत के सामने आकर खड़ा हो गया। हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। चंद्रिका ने कहा, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारे पिता अब तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। बसंत ने रोते हुए कहा, हमारे पिता हमें प्यार करते हैं। चंद्रिका हंस पड़ी। प्यार? तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ दिया था। रूप ने दृढ़ स्वर में कहा, उन्होंने गलती की थी, लेकिन अब उन्हें सच्चाई पता चल चुकी है। चंद्रिका का चेहरा बदल गया। उन्हें समझ में आ गया कि उसका षड्यंत्र खुल चुका है। उसने दोनों को पकड़ने का आदेश दिया। तभी जंगल के दूसरी ओर से राजा के सैनिकों की आवाज सुनाई दी। चंद्रिका भागने लगी। रूप ने बसंत का हाथ पकड़ा और दोनों सुरक्षित स्थान की ओर भागे। राजा स्वयं नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को देखते ही घोड़े से उतरकर उन्हें गले लगा लिया। दोनों भाई अपने पिता से लिपट कर रोने लगे। राजा ने कहा, मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। रूप ने कहा, पिताजी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बस हमें फिर कभी अकेला मत छोड़िए। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी दूर से घोड़ों की आवाज आई। चंद्रिका भागते भागते पुराने किले की ओर जा चुकी थी। राजा ने सैनिकों को उसके पीछे भेज दिया। उन्हें पता नहीं था कि पुराने किले में चंद्रिका के पास एक ऐसा प्रमाण था जो पूरे षड्यंत्र का अंतिम रहस्य खोलने वाला था। पुराना किला धारण नगरी से कई कोस दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बना था। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था। चंद्रिका जानती थी कि राजा के सैनिक वहां पहुंचने में समय लेंगे। वह किले के भीतर बने एक गुप्त कक्ष में पहुंची। वहां पहले से उसका एक विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद था। चंद्रिका ने घबरा कर पूछा, क्या वह संदूक अभी भी सुरक्षित है? उसने कहा, हाँ, लेकिन अब हमें इसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। चंद्रिका ने संदूक खोला। उसमें पुराने दस्तावेज, राजमोहर और कुछ पत्र रखे थे। इसमें एक पत्र ऐसा था जो साबित कर सकता था कि चंद्रिका ने राजा से विवाह करने से पहले ही धारण नगरी के राज परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। वह पत्र रानी रूपमती ने स्वयं छिपा कर रखा था। वास्तव में रानी ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले चंद्रिका के बारे में कुछ संकेत पा लिए थे। उन्होंने उस समय किसी पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त प्रमाण नहीं था। उन्होंने केवल प्रमाण सुरक्षित कर दिए थे और उम्मीद थी कि यदि उनके साथ कुछ हुआ तो कभी न कभी सच सामने आएगा। चंद्रिका ने पत्र हाथ में लेकर कहा, यह पत्र अगर राजा के हाथ में लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी किले के बाहर सैनिकों की आवाज सुनाई दी। चंद्रिका ने पत्र आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसी समय कक्ष का दरवाजा टूट गया। राजा खड़ग सेना सामने खड़े थे। उसके साथ रूप, बसंत, राजवैद्य और वृद्ध साधु भी थे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, चंद्रिका, अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं बचा। चंद्रिका ने घबराकर कहा, महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, अब झूठ मत बोलो। मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास, मेरी पहली रानी की बीमारी, वीरभद्र से तुम्हारी गुप्त मुलाकात,
हर बात हमारे सामने है। चंद्रिका ने आखिरी बार बचने की कोशिश की। उसने कहा, यदि मैं दोषी हूँ तो प्रमाण कहाँ है? तभी रूप आगे बढ़ा और उसने अपनी माँ की डायरी राजा को दे दी। यह माँ की लिखावट है। राजवैद्य ने डायरी में लिखे औषधि के विवरण को देखा और कहा, महाराज, इसमें वही वस्तु लिखी है जो हमें वीरभद्र के पास मिली है। चंद्रिका का चेहरा पीला पड़ गया। तभी वृद्ध साधु ने कहा, और यह अंतिम प्रमाण है। उसने वही पुराना पत्र राजा को दे दिया। राजा ने पत्र पढ़ा। उसमें चंद्रिका के पिता के राज्य के एक गुप्त व्यक्ति को लिखा गया था कि जब तक राजा के 2 पुत्र उत्तराधिकारी हैं, योजना अधूरी रहेगी। पहले रानी को हटाना होगा, फिर राजकुमारों को महल से दूर करना होगा। राजा ने पत्र पढ़कर आंखें बंद कर ली। उन्हें समझ में आ गया कि रानी रूपमती का संदेह सही था। चंद्रिका ने अचानक कहा, हाँ, मैंने यह सब किया, लेकिन मैं अकेली दोषी नहीं हूँ। तुम्हारे राज्य के कुछ मंत्री भी मेरे साथ थे। दरबार के 2 मंत्री जो राजा के साथ किले तक आए थे घबरा गए। राजा ने उन्हें देखा। एक मंत्री भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। दूसरे ने डर कर सब स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि चंद्रिका ने उन्हें धन और भविष्य में पद देने का वचन दिया था। राजा ने कठोर आदेश दिया कि सभी दोषियों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, लेकिन चंद्रिका के लिए सबसे बड़ा दंड अभी बाकी था। राजा ने कहा, तुमने मेरी पत्नी का विश्वास तोड़ा, मेरे बच्चों को माँ के स्नेह से वंचित किया और राजा के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तुम्हें राजमहल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे अपराधों का निर्णय राजसभा करेगी। चंद्रिका को सैनिकों के साथ ले जाया गया। उसी समय राजा की नज़र उस संदूक पर पड़ी। उसमें रानी रूपमती का एक और पत्र था। राजा ने उसे खोला। पत्र में लिखा था, महाराज, यदि यह पत्र कभी आपके हाथ में आए तो समझिए कि मेरे मन की आशंका सच हो गई। मैं आपसे केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एक दूसरे से कभी अलग मत होने देना। उन्हें यह मत बताना कि उनका जीवन केवल राजगद्दी के लिए है। उन्हें इंसान बनाना ताकि वे अपने राज्य के हर दुखी व्यक्ति का दर्द समझ सके। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। तुम्हारी माँ आज भी तुम्हें रास्ता दिखा रही है। रूप और बसंत ने पत्र को माथे से लगाया। कई वर्ष बीत गए। दोनों राजकुमार बड़े होने लगे। राजा ने उन्हें केवल युद्ध और शासन की शिक्षा नहीं दी, बल्कि न्याय, दया और प्रजा की सेवा का महत्व भी समझाया। रूप वीर और गंभीर स्वभाव का बना, जबकि बसंत बुद्धिमान, शांत और लोगों की बात ध्यान से सुनने वाला बना। दोनों भाइयों के बीच वही प्रेम बना रहा जिसका वचन उन्होंने अपनी माँ को दिया था। एक दिन राजा उन्हें उसी पुराने उद्यान में ले गए जहाँ रानी रूपमती कभी बैठकर उस चिड़िया के घोंसले को देखा करती थी। वह पुराना पेड़ अब भी वहाँ खड़ा था। राजा ने ऊपर देखा। उसी डाल पर एक नया घोंसला बना था। उसने एक चिड़ा और उसमें 2 छोटे बच्चे थे। रूप ने धीरे से कहा, पिताजी, माँ शायद यही समझाना चाहती थी कि संसार में हर रिश्ता जन्म से नहीं, कर्म से बनता है। बसंत ने कहा, और शायद वह चाहती थी कि हम कभी एक दूसरे को अकेला ना छोड़े। राजा ने दोनों बेटों को अपने पास खींच लिया। तभी एक छोटी चिड़िया घोंसले से उड़कर नीचे आई और कुछ ही पल बाद वापस अपने बच्चों के पास चली गई। राजा की आंखें नम हो गई। उन्हें वर्षों पहले की वह घटना याद आ गई जिसने उनकी रानी के मन में अपने बच्चों को लेकर भय पैदा किया था। लेकिन इस बार दृश्य अलग था। चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों से ढक कर बैठी थी। राजा ने कहा, देखो बेटा, शायद यही प्रकृति का उत्तर है। किसी एक बुरे अनुभव से पूरी दुनिया बुरी नहीं हो जाती। सच्चे प्रेम की पहचान यह है कि वह कमजोर को अपने संरक्षण में ले। रूप ने कहा, पिताजी, हम माँ का सपना पूरा करेंगे। बसंत ने भी कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ समय बाद राजा ने राज्यसभा की घोषणा की। राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में दोनों राजकुमार मिलकर राज्य का संचालन सीखेंगे। उन्होंने कहा, मेरे बाद इस राज्य की शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि इन दोनों भाइयों की एकता में होगी।
प्रजा ने खुशी से जयकार की। धारण नगरी में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन राजा के मन में रानी रूपमती की कमी हमेशा बनी रही। उन्होंने महल के उसी उद्यान में रानी की एक सुंदर स्मृति स्थापित करवाई। वहां पत्थर पर केवल एक वाक्य लिखवाया गया, सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी अपने प्रियजनों का मार्गदर्शन करता है। वर्षों बाद जब रूप और बसंत अपने राज्य की जिम्मेदारियां संभालने लगे, तब भी वे हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपनी माँ की स्मृति के सामने जाते। एक दिन बसंत ने अपने बड़े भाई से पूछा, अगर उस दिन माँ ने आपको मेरा हाथ पकड़कर रखने को नहीं कहा होता तो क्या होता? रूप मुस्कुराया और बोला, तो शायद मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाता। माँ ने हमें केवल एक दूसरे का हाथ पकड़ने को नहीं कहा था, उन्होंने हमें यह सिखाया था कि मुश्किल समय में अपने लोगों का हाथ मत छोड़ना। बसंत ने भाई का हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ क्षण चुप रहे। ऊपर उसी पुराने वृक्ष पर पंछियों का एक परिवार चहचहा रहा था। हवा चली तो पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी। ऐसा लग रहा मानो प्रकृति स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। राजा खड़क सेना ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे को राज संभालते हुए देखा, और तब उन्हें महसूस हुआ कि रानी रूपमती का वह अंतिम वचन व्यर्थ नहीं गया था। उन्होंने एक दिन अपने दोनों पुत्रों से कहा, तुम्हारी माँ को खोने का दुख मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उनका जाना अंत नहीं था। उन्होंने तुम्हारे भीतर अपना प्रेम छोड़ दिया था, वही प्रेम तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आया। कुछ समय बाद राजा भी वृद्ध हो गए। राज्य की जिम्मेदारी धीरे धीरे दोनों भाइयों ने संभाल ली। रूप न्यायप्रिय शासक बना और बसंत ने प्रजा की समस्याओं को सुनने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। दोनों ने मिलकर धारण नगरी को पहले से भी अधिक समृद्ध बना दिया। लोगों के बीच एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, जिस राज्य में राजा के दो पुत्र के बीच प्रेम हो, उस राज्य की सीमा पर शत्रु भी टिक नहीं सकता। और जब भी कोई उनसे पूछता कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, दोनों भाई एक ही साथ उत्तर देते, हमारी माँ का आशीर्वाद और हमारा एक दूसरे पर विश्वास। इस तरह रानी रूपमती की चिंता, उनका अंतिम वचन और दो मासूम बच्चों का संघर्ष एक ऐसी कहानी बन गया जिससे पूरे राज्य को सिखा दिया कि सौतेला रिश्ता बुरा नहीं होता, लेकिन बुरे इरादे किसी भी रिश्ते को विषैला बना सकते हैं। और सबसे बड़ा सत्य यही है कि कठिन समय में यदि परिवार एक दूसरे का साथ न छोड़े, तो सबसे बड़ा षड्यंत्र भी अंततः हार जाता है। रानी रूपमती इस संसार में नहीं थी, लेकिन उनका प्रेम उनके दोनों बेटों के जीवन में हमेशा जीवित रहा। उस पुराने वृक्ष पर हर वर्ष नए पंछी अपना घोंसला बनाते और अपने बच्चों को उड़ना सिखाते, और जब भी रूप और बसंत उस वृक्ष के नीचे से गुजरते, वे कुछ पल रुककर आकाश की ओर देखते। उन्हें लगता जैसे दूर कहीं उसकी माँ मुस्कुराकर कह रही हो, मेरे बच्चों, मैंने कहा था ना, कभी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। और दोनों भाई एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ जाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।